अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CS619 का वाइवा प्रोटोटाइप या फाइनल उसको कैसे देना है, उसकी कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी इस वीडियो में। तो दो तरह के वाइवा होते हैं। एक प्रोटोटाइप होता है जो आपके थर्ड फेज़ के बाद होता है, दूसरा वाइवा फाइनल वाइवा होता है जो कि आपके फाइनल डिलीवरेबल के सबमिट होने के बाद होता है। तो प्रोटोटाइप वाइवा में मोस्टली ऐसे होता है कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी ऐड नहीं होती। ठीक है, तो प्रोटोटाइप में ये नहीं होता, जबकि फाइनल में आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, फेवरेट सब्जेक्ट भी ऐड होता है। तो पहले प्रोटोटाइप वाइवा को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोटोटाइप वाइवा में आप सबसे पहले दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप पहले स्काइप आईडी बनाते हैं। ठीक है, आपने स्काइप आईडी बनानी है जिसका नेम आपका नाम हो और उसमें व्यू आईडी भी डिस्प्ले हो रही हो। आपने अपने सुपरवाइज़र को ऐड कर लेना है और वाइवा से पहले आपने सर को मैसेज कर देना है कि मेरा इतने बजे वाइवा है और आपने ऑनलाइन रहना है। फिर जब सर कहें तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वाइवा में जब कॉल स्टार्ट हो जाती है सर के साथ, तो उसके बाद आपने स्क्रीन शेयर करनी होती है। स्क्रीन शेयर हो जाए तो आपकी स्क्रीन सर को डिस्प्ले हो रही होती है। सर सबसे पहले कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को रन करें। तो तो ये मैं लेटर एक्सप्लेन करूँगा इसको कि रन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, चेंजेस कैसे करनी है कोड में। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना होता है। रन करते हैं, उसमें आपकी जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं आपने वो चेक करवानी होती हैं कि इम्प्लीमेंट हो गई हैं और वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। उस दौरान सर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये फंक्शंस, ये रिक्वायरमेंट थी, इसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, वगैरह वगैरह। और रन करने के बाद आपसे सर कह सकते हैं कि कोड को ओपन करें। ठीक है, तो आप कोड को ओपन करते हैं तो सर उसमें से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी फाइल से कि ये फाइल ओपन करें, या जब रन होते हुए आपसे उधर से कह सकते हैं कि ये जो पेज बनाया है इसका कोड ओपन करें। तो आपने वो पेज का कोड ओपन करना है और उसको सर कह सकते हैं कि यहाँ से इस नंबर लाइन से एक्सप्लेन करें। तो उसको भी आगे देखते हैं कि एक्सप्लेन कैसे करना होता है और उसके लिए बेटर मेथड कौन सा है कि आप एक्सप्लेन करें और आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, आप पेचीदगी में ना पड़ें। उसके बाद प्रोटोटाइप वाइवा में आपके एक्सप्लेन करने के बाद कुछ सर आपसे चेंजेस करवा सकते हैं। आप जब सर्वर पे रन हो रहा होता है वहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बटन बना के दिखाएँ, या कोई फॉर्म है उस फॉर्म में कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नई फ़ील्ड बना के दिखाएँ, इनपुट फ़ील्ड बना के दिखाएँ, टेक्स्ट एरिया बना के दिखाएँ, रेडियो बटन बना के दिखाएँ, वगैरह वगैरह। आपसे क्यूरीज़ के बारे में कोड में से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यूरी है, ये क्या कर रही है, या इसको एक्सप्लेन करें। आपसे कोई टेबल बनवा सकते हैं, कोई बटन बनवा सकते हैं, कहीं कोई कलर चेंज करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फाइनल वाइवा के लिए भी यही चीज़ें हैं, कोड एक्सप्लेन करते हुए। और प्रोटोटाइप वाइवा में ये होता है कि कोड एक्सप्लेन करने के बाद कुछ सर आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं एक दो। ये ज़रूरी नहीं है, प्रोटोटाइप में कई बार ऐसा नहीं भी होता। जबकि फाइनल वाइवा में उसके बाद ये पूछा जाता है फेवरेट सब्जेक्ट। फाइनल वाइवा में ये फेवरेट सब्जेक्ट का पार्ट एक एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपसे करते हैं। जबकि प्रोटोटाइप में आपके अपने सुपरवाइज़र ही इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। प्रोटोटाइप वाइवा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने कोड रन करके दिखाया, कोड में कोई चेंजेस करवाएँ या कोड को एक्सप्लेन करवाया, और फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जबकि फाइनल वाइवा में ये होता है कि आपको उसके बाद कोड चेंजेस वगैरह के बाद से प्रेजेंटेशन जो आपने फाइनल बनाई होती है वो देनी होती है, और फेवरेट सब्जेक्ट उसके बाद जो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होते हैं वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो मैं इन सब स्टेप्स को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपने रन कैसे करना है प्रोजेक्ट को। इसके लिए आपने ज़ैम्प अपना ओपन करना है। पहले इस कंडीशन में होगा ज़ैम्प, जब ओपन करेंगे आप इसको स्टार्ट करेंगे, अपाची को, माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने इन दोनों के एडमिन पे क्लिक करना होता है। एक पे एडमिन पे क्लिक करने से लोकल होस्ट ओपन होता है, दूसरे पे एडमिन पे क्लिक करने से आपके पास डेटाबेस ओपन होता है। ठीक है, आपका व्यू लोकल होस्ट ओपन होने पे थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। ये मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है खुद से। तो यहाँ पे आपका बेसिकली
इस तरह का व्यू आ सकता है आपका, कि आपके प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर यहाँ होगा, आप यहाँ से उसको रन करेंगे। जबकि मेरे पास व्यू डिफरेंट है, इस तरह का व्यू आएगा। मेरे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पड़े हैं तो इसलिए ज़्यादा फ़ोल्डर बने हुए हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर होगा उस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने जो डेटाबेस का आपने नाम बनाया हुआ है, आप अपने डेटाबेस वाली साइड पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना न्यू डेटाबेस क्रिएट करें। और ये डेटाबेस सिर्फ एक बार क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप इसको इंपोर्ट हर बार ये इसमें डेटाबेस में मौजूद रहता है, आपको हर बार ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट टाइम आप ये करते हैं, आप इसको इंपोर्ट कर लें डेटाबेस को, आप ब्राउज़ करेंगे और आपने बेसिकली htdocs में आना होता है, या आपका डेटाबेस कहीं भी सिस्टम में कहीं भी पड़ा हुआ है तो आप उधर से इसका डेटाबेस ले सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, इसका डेटाबेस ये पड़ा हुआ है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया तो पहले एरर आ रहा था कि डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, अननोन है, और नीचे मैसेज था कि क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो अभी वो डेटाबेस क्योंकि क्रिएट हो चुका है, आप इधर देख सकते हैं कि इसके कॉलम टेबल्स बन चुके हैं, और अभी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो ये काम आपने वाइवा से पहले ही कर लेना है कि आपका प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में हो। जब आप स्क्रीन शेयर करें तो आपका प्रोजेक्ट इस तरह रन हो चुका हो। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें चीज़ें क्या क्या थी। हम्म, इस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट फाइल है हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। बेसिकली ये एक वेब एप्लीकेशन थी, और इसकी जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ दी हुई हैं, कि जैसे कि एडमिन लॉगिन कर सके, कस्टमर रजिस्टर कर सकें, और ऑर्डर्स पे डिस्काउंट है वगैरह वगैरह। इस तरह के आपको जो आपकी जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट फाइल होती है जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि एडमिन को लॉगिन करके देख लेते हैं। तो आपने ऐसे करना होता है कि अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। आप इस पे जितना टाइम लेंगे ये आपके लिए अच्छा है, कि आप इस पे टाइम लें, एक्सप्लेन करने के टाइम पे टाइम लें, ताकि आपको कोडिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस ना हों। आप टाइम बेसिकली वाइवा अगर 45 मिनट का है तो आप इधर जितना टाइम लेंगे आपकी कोडिंग में जाके उधर क्वेश्चन से आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके लिए कम क्वेश्चन होंगे टाइम की कमी को देखते हुए। तो आपने सबसे पहले आपके जितने भी यूज़र हैं, आप बेसिकली इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन है, एक यूज़र होता है, और अनरजिस्टर्ड यूज़र भी इस पे कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन लॉगिन करके एडमिन इन यूज़र्स को देख सकता है, उनको ब्लॉक कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आइटम्स में उसने जो आइटम दिए होते हैं सेल के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, वो होते हैं, उनकी पिक्चर अपलोड हो सकती है, और उनको एडिट किया जा सकता है स्टॉक वगैरह को। और इस तरह कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट, कि कौन सी कैटेगरीज़ हैं और उनकी सब कैटेगरीज़ हैं। ये एडमिन यहाँ से कैटेगरीज़ ऐड कर सकता है, उनको सब कैटेगरीज़ ऐड कर सकता है। तो जो भी यूज़र्स होते हैं इसमें, वो इन कैटेगरीज़ के अंदर अपने जो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग टैब है, यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ डिस्प्ले होते हैं, और ऑर्डर्स में
एडमिन अपने ऑर्डर्स देख सकता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप इसको जितने भी यूज़र हैं इस के अंदर, आप उन सब यूज़र्स को बारी बारी लॉगिन करें, उन सब के सिस्टम्स, उनके जो जो भी फंक्शंस हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर यूज़र शॉप भी कर सकता है, और अगर वो अपने आइटम सेल के लिए कोई देना चाहे, ये ओलेक्स की तरह की है कि आप अपने आइटम भी इधर पेस्ट कर सकते हैं अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं। तो आपने इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये यूज़र यहाँ से अपना आइटम ऐड कर सकता है, कैटेगरी ऐड करता है, और उसके बाद आइटम्स की डिटेल ऐड करता है और वो आइटम ऐड हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद उन आइटम्स की फ़ोटो अपलोड हो सकती है वगैरह वगैरह, और इसी तरह शॉपिंग में जाके वो उन आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकता है। कार्ट में आके वो उन आइटम्स को देख सकता है, डिलीट वगैरह भी कर सकता है। चेकआउट पे आके वो अपना एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकता है, जिस एड्रेस पे उसने मंगवाना होता है उसको टोटल नज़र आ रहा होता है, जो उसके आइटम है उसका टोटल बिल, डिस्काउंट, और जो उसने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। तो उसके बाद वो उसको ऑर्डर्स में शो होना शुरू हो जाता है। तो ये ऑर्डर अ, जिस भी यूज़र ने ये वाला आइटम दिया होता है अपने सेल के लिए, ये उसको डिस्प्ले होता है, और वो उसको अपडेट करता है, उसको डिलीवर करता है, और यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस चेंज होता है। तो आपने इन सब चीज़ों पे अपना टाइम लेना है, और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आपने दूसरा स्टेप हमारा हो गया कि एक्सप्लेन करना है, रन करना है। इस पे आप अपना टाइम लेंगे, ये सारे फंक्शंस जितने भी हैं आप उनको एक्सप्लेन करना है आपने, और डिफरेंट यूज़र्स को लॉगिन करके, ऑर्डर्स प्लेस करके, उन ऑर्डर्स का स्टेटस अपडेट करके, डिस्पैच हो गया है, अभी डिलीवर हो गया है जिस तरह, और इसी तरह जब डिलीवर हो जाए तो इसके अंदर जो एडमिन है, या वो जिस भी यूज़र का होता है, वो उसको ईमेल कर सकता है जिस तरह ये ऑर्डर्स है। ठीक है, ये डिस्पैच हो गया है, ये डिस्पैच हुआ है, तो इसको ईमेल सेंड की जा सकती है वो, तो ये ऑटो पे फेच करता है उस यूज़र की डिटेल, और यहाँ से ईमेल सेंड हो जाएगी उसको। आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद सुपरवाइज़र आपसे कह सकते हैं कि कोड को ओपन करें और एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए आपने अपने जो भी आपने आईडी यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ओपन फ़ोल्डर पे जाएँगे। आप अगर वीएस कोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ओपन फ़ोल्डर एज़ वर्कस्पेस होता है, यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर है। आप इसमें अपने जाएँगे प्रोडक्ट के बेसिकली फ़ोल्डर पे, आपने htdocs में रखा होता है प्रोजेक्ट अपना, तो आप इसके अंदर उम, अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, और आपका ओपन हो जाएगा कोड सारा। तो इसमें आपकी सारी फाइल्स नज़र आ रही होती हैं, और जितने भी फ़ोल्डर बने होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पे सर आपसे कह सकते हैं चेंजेस का, या आपसे कोड एक्सप्लेन करने का कह सकते हैं। तो सर जैसे कि कह सकते हैं कि ये मैनेज कैटेगरीज़ ओपन करें, और इसमें आप इस कोड को एक्सप्लेन करें। तो आपने इस कोड को एक्सप्लेन करना होता है, तो यहाँ पे टिप ये है कि आप इस कोड को जितना ज़्यादा डीपली जाएँगे, आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। इन केस अगर आपने खुद बनाया है तो आपके लिए ईज़ी होगा। आपने किसी से हेल्प ली है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है इसको एक्सप्लेन करना। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन ना करें। आप इसको ओवरव्यू दें कोड का, कि कोड कर क्या रहा है सिर्फ़। जैसे कि यहाँ से अब अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कहेंगे कि हमने अपने डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है उस फाइल को इंक्लूड कर लिया है इस फाइल में। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैटेगरी ऐड आईडी वाला बटन क्लिक हुआ है, तो हम उससे कैटेगरी नेम ले लेते हैं। उस इनपुट फील्ड जिस इनपुट का नाम हमने कैट नेम रखा है, उससे पोस्ट करके हम डाटा लेते हैं और कैट नेम में सेव करते हैं। उसके बाद हम क्यूरी चला रहे हैं, इंसर्ट की क्यूरी है, कैटेगरीज टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं कैटेगरी नेम, और अगर ये क्यूरी ट्रू होती है, अ, हो जाती है एग्जीक्यूट, तो हम ये मैसेज देते हैं कि कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, और इस विंडो को रीलोड कर देते हैं। तो उधर कैटेगरी ऐड होने के बाद विंडो रीलोड होती है और वो कैटेगरी डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। और अगर ये क्यूरी ट्रू नहीं होती तो हम उधर इसका जो भी एरर होता है वो डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी अगर डिलीट वाला बटन क्लिक हो तो हम उस डिलीट बटन के साथ जो कैटेगरी आईडी आ रही होती है हम वो लेते हैं, हम डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज़ की
क्यूरी चला रहे हैं, कैटेगरीज टेबल में से डिलीट कर रहे हैं, जहाँ पे कैटेगरी आईडी इस वेरिएबल के बराबर होती है, तो हम उधर सक्सेस का मैसेज दे देते हैं या एरर का मैसेज। तो कोड को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना कि आप इंग्लिश को पढ़ने लग जाएं, ऐसे पढ़ना नहीं है आपने, सिर्फ जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं आपने उनको देखना होता है और उनको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है कि सर आपसे कह सकते हैं कि जैसे ये लॉगिन फॉर्म है, आप यहाँ पे एक और मुझे फॉर्म बना के दिखाएं, इनपुट फील्ड बना के दिखाएं, जिसमें आप री पासवर्ड या रजिस्टर फाइल पे जाते हैं, और सर कह सकते हैं कि यहाँ पे एक री पासवर्ड का भी एक बना के दिखाएं आप इनपुट फील्ड। तो उसके लिए आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपकी फ़ाइल कौन सी ओपन है, ठीक है, और इसके लिए कोड आपने htdocs में से जो रन हो रहा होता है कोड आपने वही ओपन करना है। और आप आपने फ़ाइल देख ली है, अगर रजिस्टर डॉट php फाइल ओपन है, आप इसमें आ जाएंगे। तो सर ने कहा है कि आपने री पासवर्ड का बना के दिखाना है। तो अभी तेज़ी के लिए ऐसे करते हैं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ आपने इसको अवॉइड करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से कोड करना होता है। तो ये पासवर्ड वाला बेसिकली इनपुट फील्ड है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। आपने पेस्ट नहीं करना, आपने इसको खुद से बनाना है। इसका आप RPW रख सकते हैं नाम, ठीक है, रिसेंट पासवर्ड, री पासवर्ड, ठीक है। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल S करेंगे और इधर रिफ्रेश करेंगे तो आपका री पासवर्ड वाला इधर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अभी हम इसको दोबारा कंट्रोल Z कर देते हैं। इस तरह अगर आप ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इनकेस आप इस पेज पे हैं, ठीक है, इस पेज पे हैं, और सर आपसे कह सकते हैं कि ये जो बटन है इसका कलर चेंज करके दिखाएं, ठीक है। तो आपने देखना है यूज़र्स आइटम डॉट php फाइल ओपन है, आप उस फाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये ऐड न्यू आइटम का बटन है, इसका कलर आप अगर बूटस्ट्रैप आपने यूज़ किया है तो आप इसका इसकी डिफरेंट कलर चेंज करने के लिए डिफरेंट बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं। जैसे कि हमने किया है, इसको प्राइमरी किया है तो ये इस कलर का बना है, प्राइमरी बेसिकली ब्लू होता है, हमने इसकी कोर में चेंज की हुई है। इस तरह आप इसको सेकेंडरी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी करने से इसका कलर ये हो जाता है, ग्रे हो जाता है। उसके अलावा आप इसको वार्निंग कर सकते हैं, वार्निंग करने से इसका कलर येलो हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको इन्फो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस हैं कलर्स के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। कहीं भी कलर चेंज करना हो, आपने किसी भी फाइल पे किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो आपने उस फाइल पे जाके, और जैसे कि कहते हैं कि यहाँ पे ये शॉपिफाई लिखा है, इसके साथ माई शो, इसको माई शॉपिफाई करके दिखाएं। तो इसकी बेसिकली हमने इधर इंक्लूड की हुई है नेविगेशन बार। तो इसमें हम इसको माई शॉपिफाई कंट्रोल एस करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये माई शॉपिफाई हो गया है, ठीक है। तो जो भी चेंज करना है आपने उसके रेलिवेंट फाइल में करना है, और कलर वगैरह चेंज करने के लिए यही है। और इन केस अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे बटन बना के दिखाएं, किसी और फाइल पे चले जाते हैं जहाँ पे यूज़र्स पे चले जाते हैं। सर कहते हैं कि यहाँ पे मुझे एक बटन बना के दिखाएं जिस पे आप एक्टिवेट का बटन हो, ठीक है। जिस तरह ब्लॉक का बटन है उस तरह एक्टिवेट का बटन हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले फ़ाइल देखें कि फ़ाइल कौन सी है, यूज़र्स वाली फ़ाइल है, ठीक है। इसमें आप आएंगे जहाँ बटन बने हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैं आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं आप इसको बना के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली बटन दो तरह से हो सकते हैं, एक बटन होता है या एंकर टैग होता है। आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं अप्रूव का बटन, ठीक है। बटन इस तरह से भी सिंपल बन सकता है, ठीक है। ये HTML से अप्रूव का बटन बना है, लेकिन आप इसको इसकी टाइप देते हैं, बेसिकली टाइप इसकी अगर ये फॉर्म के अंदर है तो इसकी टाइप सबमिट हो सकती है। आप इसको क्लास दे सकते हैं, अगर आप
हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको क्लास दे दें बटन, स्मॉल बटन बनाते हैं, बटन एस एम, बटन येलो बटन बना लेते हैं। ठीक है, आप इसको कंट्रोल एस करके इसको रिफ़्रेश करें तो ये बटन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप और चेंजेस क्या कर सकते हैं कि आप इसको अगर आपने फॉन्ट आसम वगैरह यूज़ किया हुआ है कोई, तो आप इसको वो भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कोई भी आइकन, इसके अलावा डिफरेंट आइकन आप दे सकते हैं। ये आप एक साथ जिस तरह ये ट्रैश का आइकन बना हुआ है, इसके साथ होम का आइकन बनाया है, ये आप फॉन्ट आसम की वेबसाइट पे डिफरेंट आइकन आपको मिल जाते हैं जिस तरह का भी आइकन आपने बनाना हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने फॉन्ट आसम को इंक्लूड किया हो अपने एसेट में, फॉन्ट आसम आपके पास पड़ा हो तब ये वर्क करेगा। और उस फॉन्ट आसम को इंक्लूड करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में भी इसको इंक्लूड करना पड़ता है फॉन्ट आसम को। आप उसकी फ़ाइल को इंक्लूड किया होता है जिसकी वजह से ये वर्क करता है। ठीक है, ये कोड एक्सप्लेनिंग को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा कुछ, जैसे इस कोड को एक्सप्लेन करने का सर कहें कि लाइन नंबर 16 से करें, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपने फिर भी नहीं जाना। आप कहें कि हम यूज़र टाइप चेक कर रहे हैं कि वो जो यूज़र है, ठीक है, एडमिन नहीं है, यूज़र टाइप 1 हमने यूज़र के लिए रखी हुई है, और वहाँ पे हम कंटेनर बनाया है, हमने चेकआउट का हेडिंग दिया है ऊपर, और प्लेस ऑर्डर। ठीक, बेसिकली ये यूज़र के लिए है, तो आप एक यूज़र को लॉगिन कर देते हैं ताकि मैं आपको उधर दिखा भी दूँ कि ये कैसे उसका बना हुआ है लेआउट। ठीक है, हमने हेडिंग वगैरह दिया हुआ है, उसके नीचे हमने एक एड्रेस के लिए बनाया हुआ और एक आइटम्स और ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक, तो हम सेशन से यूज़र आईडी ले, आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी लाइंस इसमें स्किप कर सकते हैं, अनलेस आपसे सर कहें कि आप मुझे ये लाइन बताएं, तब आप रुक सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको कह सकते हैं कि हमने यूज़र टेबल में से इस यूज़र का डाटा लिया है और उसको हमने उधर इन वेरिएबल्स में सेव किया है, और नीचे हमने फॉर्म बनाया है जिसमें यूज़र का डाटा, इस तरह तेज़ी से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने ये फॉर्म बनाया है, ठीक है, और इस फॉर्म में हमने यूज़र का डाटा दिया है और नीचे हमने एक अपडेट का बटन बनाया है जिससे ये अपडेट हो सकता है, ये फॉर्म सबमिट होता है, और इससे यूज़र का अपडेट हो जाता है जो भी रिकॉर्ड वो अपना एड्रेस, अगर चेकआउट के वक्त अपना एड्रेस अपडेट करके किसी नए एड्रेस पे मंगवाना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक, तो कोड एक्सप्लेन करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपसे जो चीज़ें पूछी जाएँ आपने सिर्फ वही बताने हैं। अच्छा, कोड एक्सप्लेन हो गया, इस वक्त कोड चेंजेस का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है कि कैसे कोड चेंज, जो लाइव कोड हो रहा होता है उसके अंदर कैसे चेंज करते हैं, जो कोड हुआ हुआ है उसके अंदर आपने कोई कलर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने कलर चेंज करना है चेकआउट का जो बॉर्डर है। ठीक है, तो आप चेकआउट वाली फाइल पे हैं और इसका बॉर्डर ये प्राइमरी है, आप इसको सक्सेस कर लें, उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये बॉर्डर ग्रीन हो गया है। इसी तरह आप इसका बॉर्डर किसी भी कलर, कहीं भी कोई कलर चेंज करना हो, इस अपडेट, जैसे कहें कि इस अपडेट का बटन को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप नीचे आके इस अपडेट के बटन को प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, सक्सेस वगैरह वगैरह में से कोई भी नई दे के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई जो आपका लाइव कोड हुआ होता है उसके अंदर। उसके अलावा सर आपसे क्या कह सकते हैं कि आप एक नई फाइल ओपन करें। ठीक है, आपका ये कोड है, आप इसमें उसके अंदर भी, या मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फाइल पे जाते हैं, बेसिकली एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप वो सर कह सकते हैं कि मुझे क्यूरी लिख के दिखाएं। ठीक है, तो क्यूरीज को एक्सप्लेन करूँ, क्यूरीज बेसिकली डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए क्यूरी होती है, अपडेट करने के लिए होती है, डेटाबेस में से डाटा फेच करने के लिए होती है, और डिलीट करने के लिए होती है। तो डिफरेंट क्यूरीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट की क्यूरी देखते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पूरा वेरिएबल दे के, और क्यूरी का जो फॉर्मेट है उस तरह बेशक ना भी लिखें, तो आप इसको सिर्फ लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू
हम इसको ऐसे करते हैं कि कंट्रोल एस कर लेते हैं ताकि आपको ये इसका कलर ठीक नज़र आए ताकि। अच्छा, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आप टेबल का नाम देते हैं, जैसे कि आपने यूज़र्स टेबल बनाया हुआ है, यूज़र्स का टेबल, ठीक है, टेबल का नाम देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल्स। उसके बाद आप उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होते हैं, जिन कॉलम के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी होती है, आप वो देते हैं। तो हमने अगर यूज़र टेबल बनाया है, उसमें हमने एक नेम रखा है, ठीक है, एक ईमेल रखा है और पासवर्ड रखा है। हमने एक कॉलम बनाया है जिसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और हम फिलहाल 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो इन कॉलम के अंदर आपने वैल्यू कौन सी देनी होती है, ठीक है। तो हर जितने कॉलम आप इधर देते हैं, हर कॉलम के अगेंस्ट आपने वैल्यू देनी होती है। और आप ये फॉर्म अगर सबमिट कर रहे हैं कोई, तो फॉर्म से अगर वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आप वो फॉर्म से वैल्यू पोस्ट करके या गेट करके आप उनको वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर आपका डाटा वो यहाँ पे वेरिएबल पास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें वेरिएबल नहीं मिल रहे हैं, हम इसको मैनुअली दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं। हमने नेम में दिया है, उसके बाद हमारा जी ईमेल है, हम ईमेल ईमेल का देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारी पासवर्ड, उसमें आप अपना पासवर्ड दे दें, ठीक है। उसके बाद जी हमारा एड्रेस है, आप अपना एड्रेस दे देंगे। तो ये क्यूरी ऐसे लिखी जाती है, इंसर्ट की क्यूरी। इसके बाद बेसिकली सेमीकोलन होता है, ये पूरी पूरी क्यूरी जो होती है ये इन्वर्टेड इस तरह कोट्स में होती है। इससे पहले आप एक वेरिएबल देते होते हैं और वगैरह वगैरह, वो चीज़ें एक्सप्लेन आप यहाँ पे ना भी करें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्यूरी को देखते हैं। आप यही डाटा अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्यूरी, अपडेट की क्यूरी कैसे होती है, आप लिखते हैं अपडेट। उसके बाद टेबल का नेम लिखते हैं, आप यूज़र टेबल को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं सेट। उसके बाद आप जिस कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं, एक कॉलम को या 2 कॉलम को या सब कॉलम को, जितने कॉलम्स में जो भी डाटा आपने अपडेट करना होता है आप वो लिखते हैं। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम नेम को अपडेट करें, तो आप लिखते हैं नेम इज इक्वल टू, पहले क्योंकि अली था हम उसको असद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक और कॉलम अपडेट करना हो हमने, जैसे कि पासवर्ड को, आप पासवर्ड को देते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लास आता है कि कौन से, जैसे यूज़र टेबल में बहुत से यूज़र सेव हो सकते हैं, तो आप देखते हैं कि कौन से यूज़र को अपडेट करना है। उसके बाद वेयर कंडीशन देते हैं, वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं जो कि आप सेशन से ले सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है अपडेट की क्यूरी की, जो डाटा पहले से डाटाबेस में सेव होता है आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट जगह पे अपडेट की क्वेरी यूज़ हो रही होती है, जैसे आप यूज़र का एड्रेस अपडेट कर रहे होते हैं, आप किसी ऑर्डर, कोई भी आपका ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है, आप उसकी स्टेटस चेंज कर रहे हैं। जैसे आप देखें मैनेज ऑर्डर्स में हम देखेंगे चेकआउट के वक्त, ये देखें अपडेट की क्वेरी लगी हुई है, ठीक है। और इसी तरह आप देखें कि मैनेज कैटेगरीज में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी एडिट नहीं हो रही, हम मैनेज आइटम्स में देख लेते हैं, आइटम एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अपडेट आइटम्स सेट आइटम नेम, हम इसको जो कि हमने फॉर्म से गेट किया हुआ है, इस वेरिएबल में सेव किया हुआ है, वो पास कर रहे हैं। पहले क्या आता है, पहले कॉलम का नाम आता है, उसके बाद उसकी वैल्यू आती है कि उस कॉलम में आपने इंसर्ट क्या करना होता है। डिस्क्रिप्शन में हम उसको ये वेरिएबल पास कर रहे हैं जो कि हमने फॉर्म से लिया हुआ है, ये इस वेरिएबल में सेव है इसी तरह। और वेयर कंडीशन में हम देते हैं कि आइटम आईडी क्या है। तो जिस आइटम को अपडेट करना होता है वो उसकी आईडी पास करते हैं और उसको वैल्यूज़ देते हैं तो वो अपडेट हो जाता है। इसी तरह मैनेज प्रोफाइल में देखें, आप अपडेट यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं, एड्रेस वगैरह वगैरह, वेयर कंडीशन में आप यूज़र की आईडी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्यूरी देखते हैं, डिलीट की देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट, उसके बाद लिखते हैं आप फ्रॉम, आगे कॉलम का नाम देते हैं, टेबल का नाम देते हैं यूज़र्स। उसके बाद कंडीशन देते हैं कि कौन से यूज़र को डिलीट करना है, वेयर यूज़र आईडी
इक्वल टू 6। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूज़र वाले टेबल में, जैसे आप इधर देखें यूज़र वाले टेबल में, ये देखें 6 वाली एक है आईडी जिसकी, ये यूज़र, ये वाली लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी, ये यूज़र। ठीक है, और इन केस आप अगर यहाँ पे 10 पास करते हैं और इधर 10 अवेलेबल नहीं है, अगर यूज़र आईडी 10 किसी की नहीं होगी, तो ये क्यूरी एक्सिक्यूट नहीं होगी। इसका फिर आप रेलेवेंट करते हैं कि अगर ये क्यूरी एक्सिक्यूट ना हो, आप मैनेज यूज़र्स में हम देख लेते हैं, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आई डी इज टू दिस। अगर ये 10 पास हो रही हो, यूज़र आई डी 10 पास हो रही हो, तो हमारे डाटाबेस में 10 वाला यूज़र नहीं है, तो यहाँ पे जब क्यूरी ट्रू वाली इफ स्टेटमेंट होगी तो ये यहाँ से स्किप हो जाएगी, वो एल्स पार्ट पे आ जाएगी और वो एरर का मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो आप जब भी क्यूरीज को हैंडल कर रहे होते हैं, आप इसको हैंडल करते हैं कि सक्सेस की सूरत में अगर क्यूरी सक्सेस हो जाए तो आपने क्या करना है। अगर ये क्यूरी फेल होती है, डाटाबेस में उसको डाटा ऐसा नहीं मिलता या इंसर्ट नहीं हो पाता, आपकी क्यूरी फेल हो सकती है कि आपने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हुआ जैसे, तो ये क्यूरी नहीं चलेगी, इसका एरर आ जाएगा। तो आपने उस एरर को देखने के लिए आप साथ मैकेनिज्म करते हैं, आप स्टेटमेंट लगाते हैं कि आपको एरर डिस्प्ले हो जाए या आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि ये एरर है, ये काम नहीं हुआ। ठीक है, हमने डिलीट की क्यूरी देखनी है। अभी लास्ट क्यूरी हमारी इंसर्ट की। ठीक है, तो इंसर्ट कब यूज़ होती है? आप जब रजिस्टर कर रहे हो यूज़र को तब यूज़ होती है। किसी भी यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं आप, तो आप जो फॉर्म यूज़ करते हैं, रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को आप जब सबमिट करते हैं तो ये इंसर्ट होता है बेसिकली डाटाबेस में, जिससे बाद में जब आप लॉगिन करते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं, तब डाटाबेस में से देखते हैं कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड डाटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है, किसी यूज़र रजिस्टर्ड है ये, तो उसके बाद ये लॉगिन होता है। ठीक है, इनकेस मैंने पासवर्ड गलती है तो इसने चेक किया है डाटाबेस में, वहाँ पे मौजूद नहीं था यूज़र, तो इसने एरर का मैसेज दिया है। ठीक है, इसी को अगर पासवर्ड ठीक पास कर देंगे तो वो उसको लॉगिन कर देता है। तो ये क्यूरी होती है सिलेक्ट की, इंसर्ट की, सिलेक्ट की क्यूरी होती है डाटाबेस में जब हम चेक करना चाह रहे हों लॉगिन के वक्त, जैसे कि कोई यूज़र मौजूद है। इसके अलावा आप अगर कहीं भी कोई डाटा डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, यूज़र्स का डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमें सारे यूज़र मिल जाएं, हमें सारे ऑर्डर्स डिस्प्ले हो जाएं, हमें हमें सारे आइटम्स जो शॉपिंग के लिए हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, तो इसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी होती है। ठीक है, जैसे कार्ट में अभी कोई आइटम नहीं है, हम एक कार्ड आइटम को कार्ट में ऐड कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे भी सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है कि हम डेटाबेस में देख रहे हैं कि इस यूज़र के कार्ट वाले टेबल में कोई आइटम है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्यूरी होती है सिलेक्ट की। इस क्यूरी को देखते हैं सिलेक्ट, आगे लिखते हैं आप फ्रॉम, मतलब टेबल, जिस टेबल में से आपने डाटा सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट फ्रॉम, आगे आप नाम देते हैं टेबल का। हम यूज़र की एग्जांपल दे रहे हैं तो हम यूज़र ही करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स। और इन केस अगर आप सारा डाटा लेना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स कर लेते हैं। अगर आप कोई किसी एक स्पेसिफिक यूज़र का डाटा लेना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स और आगे वेयर कंडीशन दे देते हैं कि कौन से यूज़र को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी क्यूरीज। और ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको सर कहें कि आप एक नई फाइल में मुझे क्यूरी लिख के दिखाएं, तो डेटाबेस की क्यूरीज बेसिकली ये 4 होती हैं। इसमें डिफरेंट और क्यूरीज होती हैं, जिस जिस तरह के आप ऑर्डर्स वाले टेबल में आप कार्ड का डाटा भी लेना चाह रहे हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, इसमें इनर ज्वाइन होता है, लेफ़्ट ज्वाइन होता है। आप डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करते हैं और दोनों टेबल्स में से डाटा लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र्स, उसके बाद आप जैसे कहते हैं लेफ़्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन यूज़र्स वाले टेबल में यूज़र आईडी इक्वल हो
ऑर्डर्स वाले टेबल में यूज़र आईडी के, तो इस तरह से मल्टीपल टेबल में से आप डाटा ले सकते हैं। तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह की आपसे कम्प्लेक्स क्यूरीज लिखवाई जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि सर कह सकते हैं यहाँ पे आप कोई बटन बना के दिखाएं, तो आप इसको बटन स्लैश बटन से बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके दरमियान में आप अपने बटन का नाम लिखते हैं, जैसे लॉगिन बटन है ये। ठीक है, आप इसकी टाइप, बटन की टाइप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बटन बेसिकली सिंपल बटन ऐसे है, आप इसको क्लास दे सकते हैं अगर आप इसको स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी क्लास देते हैं वगैरह वगैरह। आप कोई भी क्लास दे सकते हैं, अपनी सक्सेस, डेंजर, इन्फो, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग वगैरह वगैरह में से। उसके बाद एंकर टैग होता है, ये भी बटन की तरह होता है, डिफरेंट। आप एक किसी भी उस पर क्लिक करने से आप किसी और पेज पे जाना चाहें तो ये एंकर टैग कहते हैं इसको। और ए स्लैश ए होता है, तो ये बटन भी स्लैश बटन होता है। और आप इसको href पास करते हैं, हाइपर लिंक। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करने से आपकी ऑर्डर्स डॉट php फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, आप इस बटन का नाम रखते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि आप ऑर्डर्स वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑर्डर्स डॉट php ओपन कर देगी। हम इसको ऐसे करते हैं कि एग्जांपल भी देख लेते हैं इधर करके। जैसे हम कहते हैं कि कार्ट वाले टेबल में हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं जिसको क्लिक करने से शॉपिंग ओपन हो जाए, ये वाला पेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ बनाना हो हमने कार्ट डॉट php ओपन करेंगे, हम यहाँ पे बटन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये बटन बना लिया। ठीक है, हम इसको शॉपिंग कर लेते हैं और इस पर क्लिक करने से शॉपिंग डॉट php ओपन हो। इसको कंट्रोल एस करके आप इधर रिफ्रेश करें, ये आ गया। ये एंकर टैग है बेसिकली, देखें ये बटन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर बटन बनाना चाहें इसी को, तो आप इसको क्लास दे के बटन की तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्लास दें तो ये एंकर टैग बटन की तरह भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप शॉपिंग वाली पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एंकर टैग होता है। आप ये काम बटन से भी ले सकते हैं, एंकर टैग से भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको फिलहाल के लिए अच्छा। उसके बाद क्या हो सकता है कि कोई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलर वगैरह चेंज का बता चुका हूँ, क्यूरीज हमारी हो गई हैं, बटन एंकर टैग हो गया है, फॉर्म। उसके बाद आता है फॉर्म। ठीक, तो बेसिकली ये फॉर्म स्लैश स्लैश फॉर्म होता है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं डिफरेंट तरह की। ठीक है, और इनपुट की टाइप होती है। हम इसको ऐसे करते हैं कि लाइव करते हैं ताकि आपको उधर डिस्प्ले भी हो जाए। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन वाले पेज पे फॉर्म के डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं लॉगिन डॉट php पे। ये मेरा फॉर्म बना हुआ है, देखें कि कहाँ पे फॉर्म, ये मेरा फॉर्म है। इसकी एक्शन होता है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो ये किस पेज पे जाए, हम इसको एक्शन पास करते हैं और इसका मेथड देते हैं हम, कि मेथड इसका गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दो बनी हुई है इनपुट फील्ड, हम यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बना लेते हैं। जैसे कि इसको जल्दी करने के लिए मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। आप इसका नाम रख लें टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कैसे होता है कि इसकी टाइप आप रखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और आप इसको पास कर सकते हैं इसकी रो, आप इसकी रो रख सकते हैं 4 या आपको जितनी सूटेबल लगे। ठीक है, तो इससे टेक्स्ट एरिया बनता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है आपकी, आप ये जो फॉर्म है इनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, पासवर्ड हो सकती है, ईमेल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकती है। आप अगर इसी को नंबर कर लें तो इसकी टाइप नंबर कर दें तो आप इसके अंदर नहीं एंटर कर सकते कुछ भी।
अल्फ़ाबेटिकल, आप इसमें सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर जिसकी पासवर्ड होती है, आप वहाँ कुछ भी लिखें तो पासवर्ड डिस्प्ले होता है आपका, उधर जो भी लिखते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता। तो वो इस वजह से होता है कि हमने उसकी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड की होती है। इसी तरह टाइप इज इक्वल टू ईमेल हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें @ आना चाहिए। और ये डिफरेंट चेक्स होते हैं इनपुट फील्ड के लिए। तो इस आप इनपुट फील्ड्स को डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। डिफरेंट तरह से इनपुट फील्ड कौन कौन सी होती हैं। रेडियो बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं, जिस तरह ड्रॉप डाउन कहाँ पे यूज़ हुई होगी। अच्छा, हम लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। ये भी इनपुट फील्ड है लेकिन इसमें ड्रॉप डाउन है, ठीक है। और रेडियो बटन होते हैं जिसमें आप डिफरेंट स्विच कर सकते हैं, कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनपुट फील्ड्स और फॉर्म का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म में आपकी कुछ इनपुट फील्ड्स हैं और एक सबमिट बटन होता है, ठीक है। तो जब फॉर्म बनता है उसके बाद एक बटन बनाते हैं जिसकी टाइप हम रखते हैं सबमिट, ठीक है। ये सबमिट बटन क्लिक होने पे ये वाला फॉर्म जो होता है ये एक्शन करता है, हमने जो भी उसको एक्शन दिया होता है, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ हो गई कि आप डिफरेंट चेंजेस कैसे कर सकते हैं, आप अलग पेज पे क्यूरीज कैसे लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो फॉर्म में और डिफरेंट तरह से हम ऐसे करते हैं कि हम डिफरेंट तरह के फॉर्म की इनपुट फील्ड्स काफ़ी काफ़ी डिफरेंट तरह की होती हैं, जिसमें से इनपुट टाइप बटन, ठीक है, हो सकता है। जिस तरह बटन स्लैश बटन है या एंकर टैग है, इस तरह इनपुट टाइप बटन रखें तब भी हमारा बटन ही बनता है, ठीक है। और इस तरह एक कलर टाइप की हो सकती है जिसमें आप कलर चूज़ करना चाहें, वो डेट टाइप होती है जिसमें डेट सिलेक्शन होती है, ठीक है। इसको फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करते डेट टाइम लोकल को, ठीक है। ईमेल वाली हो सकती है जिसमें ये होता है कि उसमें @ और ईमेल वैलिड होनी चाहिए। फ़ाइल होती है जब आप कोई फ़ोटो अपलोड करना चाहें तो आप उस इनपुट फ़ील्ड की टाइप फ़ाइल रखते हैं, जो कि फ़ाइल चूज़ करने के लिए वो उसका ऐसे बनता है इंटरफ़ेस कि वो फ़ाइल चूज़न के लिए इस्तेमाल होती है। हिडन होती है कि ये नज़र नहीं आती, ठीक है। और आप किसी इनपुट फ़ील्ड में कोई डाटा पास करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये नज़र भी ना आए। जैसे ऑर्डर वाले फॉर्म के अंदर आप ऑर्डर की आईडी पास करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसमें नज़र ना आए, तो आप उसकी टाइप हिडन रख सकते हैं। इमेज टाइप की होती है इनपुट फील्ड जिसमें इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। मंथ, नंबर का मैं आपको बता चुका हूँ, पासवर्ड का बता चुका हूँ। रेडियो टाइप इनपुट रेडियो होती है जिसमें जैसा कि आप मेल और फीमेल डिस्प्ले करना चाहें, ठीक है। रेंज होती है। इसके अलावा एक रीसेट होती है कि आप हम्म, चलें इसको बाद में देखते हैं। जैसे लॉगिन पेज पे आप ऐसे करें कि मैंने यहाँ पे इसको किया था, तो इसको आप दोबारा login.php पे हम ये इनपुट फील्ड ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि रीसेट टाइप, अच्छा हमने शायद इधर बनाई भी हुई है, हाँ ठीक है, रजिस्टर वाले पेज पे हमने बनाई हुई। जैसे इसमें ये फिल कर दो कुछ भी, और रीसेट क्या होता है, जिसकी टाइप रीसेट रखते हैं वो क्लिक करने से ये डाटा सारा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। हम इधर देख इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक टेस्ट इनपुट वाली बनाई थी, ठीक है। उसके अलावा सर्च बार के लिए होती है, एक सबमिट बटन के लिए होती है, टेक्स्ट के लिए होती है, टाइम के लिए होती है, यूआरएल वगैरह वगैरह। तो हम इसको इधर मैंने एक पेज पे बनाया भी है, हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से नज़र आती है। इनपुट टाइप बटन रखने से बटन बनता है, ठीक है। कलर रखने से कलर चूजिंग वाला बनता है। डेट सिलेक्शन के लिए, डेट एंड टाइम के लिए, सर्च बार के लिए ये इनपुट फील्ड होती है जिसमें आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। इसकी टाइप फाइल रखते हैं इनपुट, तो वो इस तरह बनती है। डेट वाली है, नंबर वाली है, पासवर्ड वाली है। रेडियो बटन वाली होती है कि आप उस पर चूज़ कर सकते हैं, मतलब आप मेल या फीमेल के लिए बनाना चाह रहे हैं, या इस तरह से आप रेडियो बटन वाली बना सकते हैं डिफरेंट आप। उसके अलावा एक रेंज वाली होती है जिसमें आप रेंज सेलेक्ट करते हैं। रीसेट बटन होता है, ठीक है। और
सेट के बाद ये कौन सी है, सर्च के लिए है, ठीक है। और सबमिट बटन है, उसके बाद है जी टाइम, ये टाइम वाली है, इस पर क्लिक करने से टाइम आ जाता है। ये यूआरएल वाली है, इसमें यूआरएल एंटर करना पड़ता है। और एक वीक वाली है कि उसमें से आप पूरा वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट तरह से थी हमारी इनपुट फील्ड्स। इसके बाद ऐसे करते हैं कि हम टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। हम कहीं पे टेबल बना के देखते हैं, ठीक। वो उसी तरह रहने देते हैं, हम इन इनपुट फील्ड्स को ख़त्म करके यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल ऐसे होता है कि आप टेबल स्लैश टेबल होता है, उसके अंदर आप बनाते हैं टेबल हेड और स्लैश टेबल हेड आ जाता है। इसके लिए भी आप पहले सेलेक्ट करते हैं टेबल रो स्लैश टेबल रो, ठीक है। और इसके अंदर आपने दो टेबल हेड बना लिए। एक मिनट यार, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये किस तरह काम करता है। टेबल हेड स्लैश टेबल हेड, ठीक है। और ये हम तीन बना लेते हैं। उसके बाद ये टेबल के हेडिंग के लिए होती है, ठीक है। फिर आप नई नई टेबल रो बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप फिर टेबल डाटा देते हैं। ये आप ये भी तीन तीन बना लेते हैं हम, तीन टेबल डाटा आ गए। अभी अगर आप इसको देखें तो आपको नहीं कुछ भी नज़र आ रहा, क्योंकि आपने टेबल को फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम इसको बना लेते हैं जी नेम, यहाँ पे करते हैं हम ईमेल, यहाँ पे करते हैं एड्रेस। ये हमारे टेबल के हेडर आए हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल डाटा में आप पास कर सकते हैं उस टेबल में जो भी डाटा फिल करना होता है। और ठीक है, अभी ये सिंपल जो HTML का टेबल होता है वो ऐसे नज़र आता है। आप इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं, टेबल को क्लास दे लें, क्लास टेबल दे दें। और टेबल इसको बॉर्डर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इसको बॉर्डर नहीं, टेबल स्क्रिप्ट। हाँ, हमने इस पे बूटस्ट्रैप इंक्लूड ही नहीं की है, तो इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। हम ऐसे करते हैं कि लॉगिन पेज से ले लेते हैं, हम इसको ले आते हैं। मे भी सारा प्रोसेस ना करना पड़े, सिर्फ इसी से काम हो जाए हमारा, ठीक है। ये जैसे अभी काम कर रहा है बूटस्ट्रैप, ठीक है। इसकी आप टेबल बॉर्डर कर लें तो ये बॉर्डर वाला आ जाएगा। आप इसको टेबल स्ट्रिप कर सकते हैं, टेबल डार्क कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बेसिकली टेबल ऐसे बनता है, ठीक है। आप इसी को इस पूरे को एक डिव के अंदर रख लें या कंटेनर बना लेते हैं। ताकि ये ठीक, आप इसको तो होता क्या है, टेबल हेड बेसिकली हेडिंग होती है, उसके नीचे आप टेबल डाटा जितना मर्जी पास कर लें, ठीक है। आप एक नई रो बनाएं, उसमें दूसरे यूज़र का आ जाएगा, फिर तीसरे यूज़र का आ जाएगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने टेबल को देख लिया, हमने इनपुट फील्ड्स को देख लिया, और सर हमने क्यूरीज को भी देख लिया है। और सर आपसे क्या कह सकते हैं।
डिफरेंट चेंजेस का मैं आपको बता चुका हूँ, और कोड को एक्सप्लेन करने का मैंने आपको बताया है। इसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आपने रन करके दिखा दिया, उसके बाद ये कोड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चेंजेस और एक्सप्लेनेशन हो गई, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन का काम। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने ओपन करनी होती है और प्रेजेंटेशन देनी होती है, और उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ये दोनों प्रेजेंटेशन और फेवरेट सब्जेक्ट ये फाइनल जिनका होता है, फाइनल वाइवा उनके लिए होता है। तो हम अभी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम फेवरेट सब्जेक्ट को देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट, जो कि सिर्फ फाइनल जिनका वाइवा होता है वो उनका होता है। तो प्रेजेंटेशन आप सर आपसे कहते हैं कि प्रेजेंटेशन ओपन करें। आप अपनी जो फाइनल में आपने सबमिट की होती है या आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो ओपन करते हैं, और आप इधर स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम द बिगिनिंग करें तो आपकी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद आप स्पेस करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए इसकी कुछ टिप्स ऐसे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन बेसिकली इंग्लिश में बनी होती है, और आपने उसको एज इट इज़ रीड नहीं करना होता, आपने उसको अपने अल्फाज में सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और इसके दौरान या इसके एंड होने पे सर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, दरमियान में पूछ सकते हैं रोक के आपको। तो प्रेजेंटेशन आपने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर देनी है, अगर सर ने आपसे पूछना हुआ तो वो आपसे बीच में रोक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसको देने के लिए आप अपने पहली स्लाइड आपके प्रोजेक्ट के नाम की होती है। आप कहते हैं कि मेरा सर प्रोजेक्ट था जिसका नाम शॉपिफाई और प्रोडक्ट ऑनलाइन था, और ये मैंने अकेले किया है, और मैंने ग्रुप में नहीं किया, इसको अकेले किया है। मेरा नाम हमजा इम्तियाज़ है, मेरी व्यू आईडी और ग्रुप आईडी मेंशन है। आपने एज इट इज़ इसको रीड नहीं करना, बस अपने अल्फाज में बोलते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने इंट्रोडक्शन देना है प्रोजेक्ट का, कि अ, जो इंग्लिश लिखी है आपने उसको एज इट इज़ पढ़ना नहीं होता, आपने उसको सिर्फ अपने अल्फाज में बोलना होता है। आप उर्दू यूज़ करें आपके लिए ज़्यादा इजी हो तो, अदरवाइज़ आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहें इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आप कहें कि जो करंट इरा चल रहा है इसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और इसको इस चैलेंज को मीट करने के लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम शॉपिफाई और प्रोडक्ट ऑनलाइन है। और इसका जो मकसद है वो यूज़र्स को फैसिलिटेट करना है ताकि वो अपने बाय कर सकें प्रोडक्ट्स और सेल कर सकें। ऐसे करके आप जितना बोलते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएँ, उस स्लाइड पे जो हो आप उसके बारे में थोड़ा-सा बोलें और इस तरह चलते जाएँ। ठीक है? और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसके जो पर्पज़ है या इसको जो फैसिलिटेट करेगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इससे टाइम यूज़र्स का बचेगा, एफ़र्ट बचेगी कि वो ऑनलाइन बजाय मार्केट में जाने के वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बाय कर सकेंगे। और जो सेल करना चाहते हैं और उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि वो घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इसमें ऑर्डरिंग प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड है यूज़र्स के लिए, और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है आइटम्स की, जिसमें से यूज़र अपनी चॉइस का आइटम ढूँढ सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड यूज़र होते हैं वो सेल पॉइंट उनके लिए है कि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट बहुत ईज़ी बनाई गई है, जिसमें अपने ऑर्डर्स मैनेज किए जा सकते हैं, उनका स्टेटस अपडेट किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू सेंड फीडबैक दी जा सकती है। और उसके बाद मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ऐड किया है प्रोसेस मॉडल। हमने जो मॉडल यूज़ किया है वो व्यू प्रोसेस मॉडल है। ये कम्बिनेशन वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल का कम्बिनेशन है। आप स्पाइरल मॉडल के बारे में बताएं कि उसमें रिस्क एनालिसिस होता है, वाटरफॉल में आप वाटरफॉल और स्पाइरल का जो कम्बिनेशन है ये कुछ खसूसियात वाटरफॉल से लेता है और कुछ स्पाइरल मॉडल से। वाटरफॉल से ये लेता है कि ये लीनियर होता है और इसमें इटरेटिव टास्क होते हैं। ठीक है, और जो रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट है वो हमने स्पाइरल मॉडल से लिया है। तो ये डायग्राम बनाई है जिस जो कि हमारे व्यू प्रोसेस मॉडल को डिपिक्ट करती है। उसके बाद हमने यूज़ केस डायग्राम ऐड की है। हमारे इसमें डिफरेंट एक्टर्स हैं। ये जो सिस्टम बाउंड्री है, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है, ये सिस्टम बाउंड्री है। इसके बाहर जो हैं ये यूज़र्स हैं, और ये यूज़र डिफरेंट कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ये एसोसिएशन होती है इनकी, कि जो रजिस्टर्ड कस्टमर है ये रजिस्टर होता है, और इसके अलावा ये मैनेज अपने प्रोडक्ट्स मैनेज करता है, लॉग इन लॉग आउट होता है। इसके अलावा जी
जो जिस जो अपने फंक्शंस जो परफॉर्म कर सकता है, हम उसको एसोसिएट करते हैं सिस्टम बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप हो सकते हैं, कि जैसे कि मैनेज रजिस्टर्ड यूज़र में एक इंक्लूड है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है एडमिन, या उनको अप्रूव कर सकता है, ये उस यूज़ केस के अंदर इंक्लूड है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बेसिकली बिजनेस रूल्स कैटलॉग में फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐड होती हैं। आप बताएं कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। हमारे 3 मॉड्यूल हैं, एक एडमिन होता है, रजिस्टर्ड यूज़र होता है जो रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करता है, और एक अनरजिस्टर्ड यूज़र होता है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स देख सकता है और ऑर्डर कर सकता है, जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद होती हैं। उसके बाद आप इनके बारे में बताएंगे कि अनरजिस्टर्ड यूज़र क्या करता है, रजिस्टर्ड यूज़र क्या करता है। आप इस बिज़नेस टूल्स कैटलॉग को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम ऐड किया है। ये सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिस्प्ले करती है कि ये कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है। इसमें यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट लेयर से। यूज़र जो इंटरेक्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर से, हमने प्रेजेंटेशन लेयर में HTML यूज़ किया है, CSS यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, वगैरह वगैरह। बूटस्ट्रैप भी यूज़ हुई हुई है। ठीक है, और बिजनेस लेयर में हमने PHP को यूज़ किया है, जो कि हमारी बैकएंड लैंग्वेज है। और PHP जो बिजनेस लेयर है वो डाटा लेयर से कम्युनिकेट करती है, जिसमें PDO PHP के डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अरेज होती हैं, अरेज हो गई, वेरिएबल्स हो गए, और डिफरेंट आप जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए आप वेरिएबल्स वगैरह लेते हैं और जिनमें डाटा आप स्टोर करके डेटाबेस को देते हैं। तो डाटा लेयर जो है वो डेटाबेस या डाटा स्टोर से कम्युनिकेट करती है। उसके लिए हम MySQL की लैंग्वेज यूज़ की है, जो जिसमें क्यूरीज शामिल हैं डिफरेंट, और MySQL के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके डिफरेंट मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए। तो ये हमारी आर्किटेक्चर ऐसे है कि ये डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, और यूज़र को जैसे रिस्पांस वापस मिल रहा होता है। टीम स्ट्रक्चर में आप कहते हैं कि मैं इसमें हमने मैंने सुपरवाइज़र हैं, आप हमारे अपना नाम नाम ले सकते हैं आप, या आप ऐसे कहें कि ये मेरा नाम और व्यू ID इधर है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल का हमने बनाया है, जिसमें हमने डिफरेंट जो भी असाइनमेंट्स किए हैं और उनके जो कंपोनेंट्स थे उनमें हमने जिस डेट को उसको कंप्लीट किया है, या ये उसकी डिपिक्शन है। और सबमिशन कैलेंडर में ये हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारे डिफरेंट जो फेजेस थे उनकी स्टार्टिंग एंड डेट और उनमें कितना ड्यूरेशन था उसको डिपिक्ट किया है। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स ऐड किए हैं मैंने, जैसे कि ये रजिस्टर के लिए सीक्वेंस डायग्राम है, यूज़र रजिस्टर कैसे होता है। इसमें एक यूज़र सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट करता है। इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल होता है। जो एरो है, डॉटेड एरो जो है वो रिस्पांस को शो करता है, और जो डॉटेड के बगैर है वो रिक्वेस्ट को शो करता है। ठीक है, यूज़र डिफरेंट कंपोनेंट से जैसे रिक्वेस्ट भेजता है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल है। ठीक है, जैसे यूज़र साइन अप पे फॉर्म फिल करता है, ठीक है, और यूज़र लिस्ट में डाटा सेव होता है, और ये जब सक्सेस होने की सूरत में रजिस्टर फंक्शन यूज़ होता है, जो कि रजिस्टर्ड यूज़र डाटाबेस में सेव हो जाते हैं। इसी तरह हमने मैनेज कैटेगरीज के लिए यूज़ केस डायग्राम बनाया है। आपकी जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसमें आपकी सारी सीक्वेंस डायग्राम होती है, जबकि यहाँ आप 2-3 सिर्फ करते हैं। इस सीक्वेंस डायग्राम में आपने एडमिन अपनी कैटेगरीज कैसे ऐड करता है, डिफरेंट ये सब कैटेगरीज ऐड हो रही होती हैं। जो एडमिन होम पेज पे जाता है, कैटेगरीज पेज पे जाता है, वहाँ पे कैटेगरी व्यू होती हैं, और उसके बाद एडमिन ऐड अपडेट कैटेगरीज कर सकता है, जो कि डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाती है सेव होने के लिए, और रिस्पांस वापस यूज़र के पास आता है सेव होने के बाद, जो भी सक्सेस या एरर का मैसेज होता है वो डिस्प्ले होता है। इस तरह चेकआउट प्रोसेस के लिए यूज़र डैशबोर्ड पे होता है, वो कार्ड डाटा गेट करता है और ऑर्डर प्लेस करता है, जिसका रिस्पांस यूज़र को वापस मिलता है। तो सीक्वेंस डायग्राम में आपकी हम्म, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। एक और चीज़ पेंडिंग है इसमें। मैं अब बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल है, रिक्वेस्ट ये वाली एरो होता है और ये रिस्पांस आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें लाइफ लाइन होती है, ये
ठीक है, ये डॉटेड लाइफ लाइन होती है और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। और ये जो ये बॉक्स इसका होता है, ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन बॉक्स। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए किसी कंपोनेंट का वो एक्टिव रहा है, तो ये एक्टिवेशन बॉक्स होता है। ये लाइफ लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है। उसके बाद आप कहते हैं क्लास डायग्राम जो आपने ऐड की होती है, आप उसके बारे में बताते हैं। क्लास डायग्राम में आपकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं और वो क्लासेस का आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस क्लास में आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट, कि यूज़र है उसकी लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है, उसका यूज़र स्टेट होता है, कस्टमर्स हैं उनका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल, अकाउंट में उनकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, कार्ट में जो डाटा सेव होता है वगैरह। तो इसमें वन टू मैनी का रिलेशन होता है, मैनी टू वन का होता है, एसोसिएशन होता है, एग्रीगेशन होता है, कंपोजिशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। डिफरेंट इन रिलेशंस को आप क्लास डायग्राम के रिलेशन को गूगल करें और इनके बारे में आपने तैयारी करनी है कि क्लास डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपस में रिलेशन क्या हो सकते हैं और उन रिलेशन को डिस्प्ले कैसे करते हैं, उनका नोटेशन क्या होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद ई एन टी एंटिटी रिलेशन डायग्राम आती है। इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं और उनके ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं ये एंटिटीज़ हैं डिफरेंट सिस्टम की, और इनके एट्रीब्यूट होते हैं जिस तरह के एडमन के एट्रीब्यूट है, नेम, कॉन्टैक्ट, एडमन आईडी है, एड्रेस है, ईमेल है। इसमें एंटिटीज़ हो गई, एट्रीब्यूट हो गई और उनके आपस में रिलेशन हो गए जिस तरह वन टू मैनी, मैनी टू वन वगैरह वगैरह। तो इस डायग्राम में हम शो करते हैं कि हमारे डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं और उनके आपस में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद डेटाबेस डायग्राम में आप डिस्प्ले करते हैं आपके डेटाबेस के डिफरेंट टेबल्स और उनके आपस में रिलेशन, और टेबल के अंदर आपने जितने कॉलम बनाए हैं, आपने जो प्राइमरी कीज़ वगैरह रखी हुई हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपने डिफरेंट यूज़र इंटरफेसेस ऐड किए होते हैं, अपने 2 से 3 ऐड करते हैं, फाइनल रिपोर्ट में आप सब ऐड करते हैं। तो आप कहें कि मैंने ये यूज़र इंटरफेसेस कुछ ऐड किए हैं। उसके बाद आप अपने टूल्स का बताएँगे कि मैं जो डिफरेंट टूल्स ऐड किए हैं, आईडीई यूज़ किया है, जो सर्वर के लिए ज़ैम्प या वैम्प यूज़ किया है, आपने फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज यूज़ किए हैं, बैक एंड के लिए यूज़ किए हैं, डेटाबेस के लिए। और आप कहें थैंक यू सर, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। तो ये क्वेश्चंस आपके डेटाबेस के मतलब ये प्रेजेंटेशन देने के दरमियान भी सर आपको रोक के पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, और या एंड पे प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद सर आपको डिफरेंट स्लाइड्स पे लेके जाके वहाँ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में डिफरेंट स्लाइड्स में जो जो चीज़ें ऐड हैं उनके बारे में आपने तैयारी करनी है। तो जब आपकी प्रेजेंटेशन हो गई उसके बाद आपकी फेवरेट सब्जेक्ट की बारी आएगी जो फाइनल वाइवा दे रहे होंगे उनके लिए। और उसके लिए साथ दूसरे एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है, और उसके बाद वो उसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो हम एक देख लेते हैं, एक फ़ाइल देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड हैं इस प्रेज़ेंटेशन के क्वेश्चंस के बारे में भी और आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में भी। तो अगर आप रखते हैं CS403 जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको फेवरेट सब्जेक्ट रखते हैं, तो उसके बारे में ये हेल्पफुल होगा। जिसमें जिस तरह प्रेजेंटेशन में स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट अगर पूछते हैं कि स्कोप क्या होता है, तो आप इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसको रीड कर लें, और बेसिकली ये होता है कि आपने जो कुछ अचीव करना हो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो 1 मिनट, आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसका बेसिकली काम क्या है, वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है या उसके फ़वाइद क्या हैं, ये चीज़ें स्कोप के अंदर आती हैं। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने बनाया है वो क्या करेगा, और उम, ये आपकी रिक्वायरमेंट फ़ाइल होती है, उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट दी होती हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, जो आपकी फाइनल प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है, उसमें आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी होती हैं कि डिफरेंट यूज़र्स हैं वो क्या-क्या फंक्शंस परफ़ॉर्म करते हैं।
तो फंक्शन रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होती हैं कि जो आपका सिस्टम जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इनका सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है उससे इसका ताल्लुक होता है। बेसिकली सिस्टम के बनाने में इसका ताल्लुक नहीं होता। इसमें सिस्टम की सिक्योरिटी को आप कैसे लेके देखते हैं, रिलायबल हो, सिक्योर हो सिस्टम के, जो इस पे अटैक्स ना हो सकें और इसकी जो डाटा है वो लीकेज ना हो, इस तरह रिलायबल हो कि क्रैशेस कम से कम हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो कि वो बहुत टाइम ना ले रिस्पॉन्ड करने में, उसको मेंटेन करना इन केस अगर आपको फ्यूचर में इसमें इन्हेंसमेंट करनी पड़ती हैं तो वो मेंटेनेबल हो, वो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकें, कोई चेंजेस कर सकें, और स्केलेबल हो कि वो डिफरेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म आप उसको यूज़ कर सकें। यूजिबिलिटी हो सकती है कि वो यूज़र फ्रेंडली कितना है। इसके अलावा और डिफरेंट तरह से फंक्शन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड की होती हैं, आप उसके बारे में जो भी पूछें आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ये फंक्शन नॉन फंक्शनल जो होती हैं ये सिस्टम के फंक्शंस के बारे में नहीं होती हैं, जबकि सिस्टम की सिक्योरिटी और इसके दूसरे पैरामीटर होते हैं जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। यूज़ केस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूज़र के जो इंटरेक्शन होते हैं सिस्टम के साथ और उनका जो रिलेशनशिप होता है आप उसको यूज़ केस डायग्राम में बताते हैं। यूज़ केस डायग्राम में आपकी सिस्टम बाउंड्री होती है, उसके बाद एक्टर होते हैं और उनकी आपने जो एसोसिएशन डिफरेंट फंक्शन से जो अंदर यूज़ केसेस से एक्टर एक्टर के साथ जो एसोसिएट किया होता है कि कौन सा यूज़र कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम रिलेशनशिप को शो करती है यूज़र को, और डिफरेंट यूज़ केसेस हैं जो उस यूज़र के साथ इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में ये यूज़ केस डायग्राम आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, हम इससे पहले एग्जांपल अपनी भी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें जो सिस्टम बाउंड्री है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, उसके बाहर जो होते हैं वो एक्टर होते हैं, और जो लाइन जा रही होती है कनेक्ट हो रही होती है यूज़ केस से उसको एसोसिएशन कहते हैं। और जो अंदर दायरा होता है, बेसवी दायरा होता है, उसको हम यूज़ केस कहते हैं कि जो यूज़र यूज़ केस से एसोसिएट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद यूज़ केस डायग्राम में रिलेशनशिप डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। एसोसिएशन होती है, वन टू मैनी वगैरह अक्सर हम शो नहीं करते। ठीक है, और डिफरेंट यूज़र आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सटेंड का रिलेशनशिप होता है, इंक्लूड का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसमें आप जो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी में आपने व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ किया होता है। ठीक है, जो कि वाटरफॉल और स्पाइरल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इस तरह आपने दोनों के बेनिफिट्स को ज्वाइन करके आप अपना व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि इसमें फ्लो होता है कि डिफरेंट फेजेस के थ्रू आप आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और ये इसमें गोइंग बैक नहीं होता, आप फॉरवर्ड जा रहे होते हैं सिर्फ। आप इसमें से ये चीज़ ले रहे होते हैं इसमें। और इसके बाद दूसरा होता है जो वाटरफॉल, इस तरह होता है, वाटरफॉल की डिज़ाइन ये है। ठीक है, और आपने बेसिकली वाटरफॉल चूज़ नहीं किया, आपने व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ किया है जो कि कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल और स्पाइरल का। आप स्पाइरल मॉडल से लेते हैं उसकी रिस्क एनालिसिस और जो इटरेशन है उस चीज़ को लेते हैं। जैसे आप सुपरवाइज़र को देते हैं, अपना सबमिट करवाते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं कमेंटेड फाइल की सूरत में। और ये जो आप इटरेशन हो रही होती है डिफरेंट प्रोसेसेस, आपके जो डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं सबमिशन के और उनका रिस्पांस आ रहा होता है, वो आप लेते हैं स्पाइरल मॉडल से। और जो फ्लो है कि आप फेज़ वाइज इसको करते हैं कि पहले एसआरएस सबमिट करवाते हैं, फिर डिज़ाइन सबमिट करवाते हैं, फिर प्रोटोटाइप और फिर फाइनल। तो ये इसके आप वाटरफॉल मॉडल से इस चीज़ को आपने गेट किया होता है। तो डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद ईआरडी डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये क्या होती है, इससे हम डिस्प्ले करते हैं कि सिस्टम की एंटिटीज़ और उनके आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सिस्टम की डिफरेंट एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट। ऊपर एंटिटी होती है बॉक्स, और उसके एट्रीब्यूट होते हैं और उनके डिफरेंट एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप को आप ईआरडी डायग्राम में डिस्प्ले करते हैं।
इसमें सिंबल और नोटेशन क्या होती है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है आप उसको एंटिटी कहते हैं, जो क्लिप्स होते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर आप उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, और बीच में आप दो एंटिटीज़ को आपस में मिलाने के लिए जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं उसके दरमियान एक डायमंड आप यूज़ करते हैं, जो कि रिलेशनशिप टाइप को इस्तेमाल करता है, जिसमें बेसिकली आप एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं कि जैसे यूज़र बाय बुक्स। ठीक है, एक बुक्स की एंटिटी है, एक यूज़र की एंटिटी है, तो यूज़र बाय बुक्स, तो वो बाय वाला आपका डायमंड होता है जो कि रिलेशन टाइप को ज़ाहिर करता है। और जो लिंक्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से होते हैं, और उसमें वन टू मैनी और मैनी टू वन, वन टू ज़ीरो टू ज़ीरो और वन, और इस तरह के डिफरेंट आप डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एंटिटी के, उसमें आप उसकी प्राइमरी की को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे वो आप डिपिक्ट करते हैं कि इस एंटिटी की प्राइमरी की ये है। ठीक है, आप उसको अंडरलाइन, जब उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं बाकियों से थोड़ा डिफरेंट अंडरलाइन करते हैं इसको। ठीक है, ये डिफरेंट सिंबल और नोटेशन है, अगर रिलेशनशिप को आप कैसे यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। कंपोनेंट्स, इसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटिटीज़ होती हैं, इसमें रिलेशनशिप होते हैं और इनके एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और एंटिटी क्या होती है बेसिकली, एंटिटी कोई भी प्लेस हो सकती है, पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट और कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअल बेस पे भी हो सकती है। जैसे ऑर्डर है, एक कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर प्लेस होता है, तो आप उसकी एंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एंटिटीज़ की कोई एट्रीब्यूट होने चाहिए। जैसे ऑर्डर की एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ऑर्डर आईडी हो सकती है, ऑर्डर डेट हो सकती है, ऑर्डर अमाउंट हो सकती है, ऑर्डर के आइटम्स हो सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर का स्टेटस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो एंटिटी जो होती है वो एट्रीब्यूट से मिलके बनती है। ठीक है, और एंटिटीज़ की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि पर्सन एंटिटी हो सकती है, प्लेस हो सकती है, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सन आप स्टूडेंट की एंटिटी बना सकते हैं, एडमिन की बना सकते हैं, पेशेंट की, या आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो होगा वो आप उसकी एंटिटी बनाते हैं। और इस तरह अगर आपका एक ऑनलाइन शॉपिंग का है तो इसमें आपका एक जिस तरह आइटम्स, ये जो है स्टोर आपका बन सकता है, आपकी बिल्डिंग बन सकती है, एंटिटी हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट आपकी एंटिटी बन सकती हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट है रिलेटेड, कोई कार मेंटेनेंस के रिलेटेड है, तो उसमें कार एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्ट्स, अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है तो आपके आइटम्स या प्रोडक्ट आपकी एंटिटी हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह कोई इवेंट्स हो रहे हों कि यूज़र रजिस्टर कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और ऑर्डर, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट एक इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिस तरह एक अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट किसी कोर्सेज में एनरोल हो रहा है तो कोर्स एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये एंटिटीज़ की डिफरेंट एग्जांपल हैं जो बन सकती हैं। ठीक है, एंटिटीज़ डिफरेंट टाइप की होती हैं, वीक हो सकती हैं, रिकर्सिव हो सकती हैं, या स्ट्रांग हो सकती हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होता है कि एसोसिएशन का हो सकता है कि जिस तरह के इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि टॉम वर्क्स इन द यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो टॉम की साइड को हमने वन कहा है कि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करता है। तो ये डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप हैं। बेसिकली ये एंटिटी इन्होंने नहीं जाहिर की। टॉम एक है एंटिटी है, और दूसरी एंटिटी केमिस्ट्री है। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो गलत हुई है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए। वीक एंटिटी, कुछ एंटिटीज़ वीक हो सकती हैं। ठीक है, अम, उसका जो डायमंड होता है उसको आप डबल डायमंड टाइप होता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी की इंक्लूजन होती है, जिसकी वजह से हम डिफाइन करते हैं कि ये वीक एंटिटी है। जिस तरह एग्जांपल में दी हुई है, आप इस एग्जांपल को भी रीड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। जिस तरह के इस एग्जांपल में ट्रांजैक्शन नंबर है, ये इन्होंने इसकी प्राइमरी की रखी है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है हमने। और इक्लिप्स शेप में होती हैं इनकी, और इनको कनेक्ट करते हैं एंटिटी से। तो एंटिटी के ऊपर जो इक्लिप्स शेप्स बनी होती हैं वो उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो
ऑर्डिनरली हम डिफरेंट एंटिटीज़ को आपस में जब करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम उसके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकते हैं। जिस तरह के वन टू वन रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि यूज़र व्यू पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, हिज प्रोफाइल पिक्चर का अगर कोई एट्रीब्यूट हो, एंटिटी हो और यूज़र से कनेक्ट हो रही हो, या उसको हम वन टू वन कह सकते हैं। वन टू वन की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वन टू मैनी की एग्जांपल हो सकती है कि वन एडमिन मैनेज मैनी यूज़र्स, तो वो एडमिन साइड पे वन आएगा, यूज़र साइड पे मैनी आएगा। ठीक है। मैनी टू वन क्या हो सकता है कि मैनी प्रोडक्ट्स और वन यूज़र व्यू मैनी प्रोडक्ट्स, या मैनी प्रोडक्ट्स व्यूड बाय वन यूज़र। ठीक है। मैनी टू मैनी क्या हो सकता है, वन यूज़र व्यू मैनी ऑर्डर्स। ठीक है। मैनी यूज़र्स व्यू मैनी ऑर्डर्स, या मैनी यूज़र्स व्यू मैनी प्रोडक्ट्स। तो यूज़र साइड पे भी मैनी आता है और प्रोडक्ट साइड पे भी। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। ये इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होती है कि आप जो डायमंड के बाद कनेक्शन होता है आप उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं मैनी वन और मैनी के लिए। ईआरडी क्रिएशन के लिए आप उनकी जो मुतलका ईआरडी है आप उसको देख सकते हैं। क्लास क्या होती है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। अगर आपसे क्लास की डेफिनेशन पूछें तो क्लास इज़ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। आप और क्लास में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है। इसमें क्लास नेम होता है, क्लास की जो यूएमएल प्रेजेंटेशन होती है उसमें ऊपर क्लास का नेम आता है, उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं और उसकी ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है। जैसे क्लास नेम ऊपर होता है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके ऑपरेशंस होते हैं। तो क्लासेस यूज़र डिफाइन है, तो आप इसको किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं, ऑर्डर के नाम से बन सकती है, स्टूडेंट के नाम से बन सकती है। तो व्यू में जो भी क्लासेस बन रही होती हैं वो जितने आप एंटिटीज़ बनाते हैं उतनी ही क्लासेस बनाते हैं, उतने ही आपके डेटाबेस टेबल होते हैं। तो ये इनका कनेक्शन ऐसे होता है। क्लासेस की डिफरेंट आपस में रिलेशनशिप हो सकते हैं, एसोसिएशन होता है, डिपेंडेंसीज डिफरेंट तरह से हो सकती हैं जिसमें और उसके अलावा जनरलाइजेशन होता है, कंपोजिशन होता है और इनहेरिटेंस होता है। तो क्लासेस एक क्लास दूसरी क्लास पे कितनी डिपेंडेंट है, उसका वो उससे इनहेरिट कर रही है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम शो करते हैं। डिपेंडेंसी के लिए हम इस तरह का एरो इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइजेशन के लिए ये एरो इस्तेमाल होता है, एसोसिएशन के लिए सिंपल लाइन इस्तेमाल करते हैं हम, और वन टू मैनी और मल्टीप्लिसिटी हो तो उसके लिए ये होता है एग्रीगेशन। मतलब स्टूडेंट एग्रीगेट है, का कॉलेज का पार्ट है। अगर कॉलेज ना हो तो स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, स्टूडेंट की क्लास, तो इसलिए ये एग्रीगेशन का सिंबल होता है। कंपोजिशन ये होता है अगर स्टूडेंट, एग्जांपल है कि डेफिनेट जैसे स्टूडेंट कॉलेज का कंपोजिट है कि कॉलेज एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट तब उसका पार्ट होता है, कंपोजिट होता है ये इसका पार्ट पार्ट ऑफ। जब रिलेशनशिप हो तो हम इसको कंपोजिशन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जैसे कि इसकी एग्जांपल्स कार, एनिमल, रोबोट। हम बेसिकली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास जनरेट कर सकते हैं। ऊ के कॉन्सेप्ट में क्लास यूज़र डिफाइंड है, तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको दे सकता है। डिफरेंट क्लासेस की एग्जांपल दी हुई हैं। उसके बाद आता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ, वो यूज़र और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको डिपिक्ट करती है। इससे विजुलाइज करते हैं हम जो मैसेज फ्लो होता है कि एक यूज़र डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। जो मैसेज सिंक्रोनस या सिंक्रोनस मैसेज जा रहे होते हैं, उनका रिस्पांस आ रहा होता है, बेसिकली ये रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल होता है हम उसको। और लाइफ लाइन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, और एक्टिवेशन बॉक्स वगैरह को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस एग्जांपल में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको बताया गया है कि एक्टिवेशन बॉक्स क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है,
लाइफ लाइन क्या होती है, लाइफ लाइन को यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया होगा। बेसिकली ये जो होती है, ये डॉटेड लाइन लाइफ लाइन होती है, ठीक है। ये एक्टिवेशन बॉक्स है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पांस है। और अगर एक रिक्वेस्ट जा रही हो और उसका रिस्पांस ना आ रहा हो और आगे फिर रिक्वेस्ट जा रही हो, फिर रिक्वेस्ट जा रही हो और एक ही रिस्पांस वापस आए, तो उसको हम एसिंक्रोनस कहते हैं। और अगर एक रिक्वेस्ट जाए और यहाँ से इसका रिस्पांस वापस आ जाए, तो वो हर रिक्वेस्ट के लिए एक वापस रिस्पांस हो, तो हम उसको सिंक्रोनस कहते हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम सिस्टम के आर्किटेक्चर को ज़ाहिर करती है। और इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका हूँ कि हम डिफरेंट जो इसके फेजेस होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो हर लेयर कैसे कम्युनिकेट कर रही होती है। प्रेजेंटेशन लेयर होती है, उसके बाद डाटा लेयर होती है, डाटाबेस होता है, यूज़र सबसे ऊपर यूज़र होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। और हम उसके बाद बैक एंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डाटा लेयर के लिए हम पीएचपी के अगर प्रोजेक्ट हो तो उसमें डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा के फ़्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सबसे नीचे होता है डाटाबेस। तो डिफरेंट तरह से डायग्राम्स इसकी हो सकती हैं, हम इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मेन डायग्राम्स वो थी जो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर भी देख ली और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन इन स्लाइड्स में देखी है। उसके बाद अगर आप CS403 इस्तेमाल करते हैं या आप कहते हैं कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन है, और उसके अलावा डाटा क्या होता है, रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर को हम डाटा कहते हैं, ठीक है। तो डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। डेटाबेस क्या होता है जी, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। एक जैसा डाटा होना चाहिए, मीन कि ऑर्डर्स का डाटा है तो उसमें सिर्फ ऑर्डर्स होने चाहिए। और यूज़र्स का डाटा है, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा है, तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा होना चाहिए। तो डाटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड जो डाटा होता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। रिलेशनशिप जो होता है, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिफरेंसेस हैं वो बताए गए हैं। तो RDBMS में हम टेबल्स यूज़ करते हैं, जबकि DBMS में है डाटा किसी फॉर्म फाइल्स की शक्ल में हो सकता है, उसमें टेबलर फॉर्म में नहीं होता डाटा। तो RDBMS में हम वास्ट अमाउंट का डाटा यूज़ कर सकते हैं, जबकि DBMS में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। इस तरह DBMS जो होता है वो सिंगल यूज़र जो फाइल सिस्टम है, तो वो एक सिंगल यूज़र फाइल से इंटरेक्ट कर रहा होता है। RDBMS ये होता है कि मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, उस पर डिफरेंट यूज़र हर वक्त लॉग इन लॉग आउट अपने ऑर्डर प्लेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो RDBMS होता है। डेटाबेस की डिफरेंट क्यूरीज होती हैं, जैसे कि ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट होता है इसको क्यूरी ऐसे लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल, और आगे ट्रंकेट आगे टेबल का नाम लिखते होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी टेबल के अंदर डाटा है वो सारा एम्प्टी हो जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक है। और ड्रॉप ड्रॉप की जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट होती है, उससे क्या होता है कि पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है या पूरा डाटाबेस ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ट्रंकेट से टेबल के अंदर डाटा एम्प्टी हो जाता है, जबकि ड्रॉप से पूरा डाटाबेस या पूरा टेबल डिलीट हो जाता है, ठीक है। ट्रिगर बेसिकली हम बहुत प्रोजेक्ट में कम ही यूज़ करते हैं। बेसिकली ये होता है कि एक इवेंट होने पे दूसरा इवेंट ऑटोमेटिकली हो जाए, तो हम इसको ट्रिगर कहते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि यूज़र जब अपना अकाउंट क्रिएट करे, तो एक दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली डाटा उसका जनरेट हो जाए, जैसे कि उसकी कोई एडिशनल इन्फो है जो को हम सेव करना चाह रहे हैं, तो ट्रिगर हम क्रिएट करते हैं कि कोई एक इवेंट टेक प्लेस हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा इवेंट उसको रन हो जाना चाहिए, तो ये ट्रिगर होता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिगर को हम डिफरेंट जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इनके साथ यूज़ कर सकते हैं कि इंसर्शन जब एक इंसर्ट हो डाटा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए, अपडेट ये अपडेट करो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए। इस तरह की चीज़ों के लिए हम ट्रिगर यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, डाटा जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है
तो उसमें हो सकती है कि वो एक ही चीज़ बार बार हम सेव कर रहे हों। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हम डाटा को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो हमारा अनडिज़ायरेबल डाटा होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हमारा डाटा जो हमें चाहिए वो कंप्लीट फॉर्म में भी हो और उसमें मल्टीपल जगह पे भी डाटा सेव ना हो। मिसाल तौर पे यूज़र के टेबल में यूज़र का डाटा सेव है, तो ऑर्डर के टेबल में भी हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया है, तो ऑर्डर टेबल में हम दोबारा यूज़र का सारा डाटा सेव ना करें कि ये ऑर्डर इस नेम का है, इसका एड्रेस ये है, वगैरह वगैरह। तो हम ऐसे करते हैं कि यूज़र टेबल में यूज़र का डाटा स्टोर होता है, ऑर्डर टेबल में बस हम एक यूज़र आईडी दे देते हैं कि ये ऑर्डर इस यूज़र का है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है कि बजाय इसके कि रिडंडेंसी हो, बार बार डाटा डिफरेंट जगह पे सेव हो, तो हम उसको कम करते हैं। डाटा को कम करके हम उसको डिफरेंट टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिससे हमारा डाटा कम होता है। नॉर्मल फॉर्म्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड, थर्ड एक बायस कोड नॉर्मल फॉर्म होती है, और फोर्थ नॉर्मल और फिफ्थ और सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे नॉर्मल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक टेबल है, आप इसमें देखें कि जो मूवी रेंटेड है, ये क्लैश ऑफ, इसको दो मूवीज़ रेंटेड है, जबकि ये एक कॉलम है, इसमें आपने दो दी हुई हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आप इसको चेंज करते हैं कि ये दो बने, इसके दो मूवी रेंटेड रेंटेड जो है हर एक रो में उसका एक आए। तो उसको आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये सेम यूज़र है, पहले दोनों सेम यूज़र हैं और उनकी दो कॉलम बन गए हैं, दो रोज़ बन गई हैं डिफरेंट, उसने जो गेट की हैं मूवीज़। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हम इसके लिए टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि जैसे मूवीज़ रेंटेड के लिए एक हम अलग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यूज़र्स जैसे अलग से हैं, मूवीज़ रेंटेड के लिए अलग से हैं, उसमें हम मेंबरशिप यूज़र की आईडी जो है वो रख लेते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि जो 1 नंबर यूज़र है जेनट जॉन्स, उसके लिए दो दो मूवीज़ हैं जो उसने रेंट की हैं, तो हम मेंबरशिप आईडी उसके लिए, जो भी मूवी रेंट आउट होती है उसके लिए अलग से मेंबरशिप आईडी दे देते हैं, ताकि इस तरह ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है। तो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर आप एक जगह पे चेंज करें, डेटाबेस के किसी कॉलम को चेंज करें, तो आपको दूसरा कॉलम मसला दे सकता है। जैसे कि अगर आप नेम को चेंज करें, तो मेल की जगह अगर फीमेल करते हैं तो आपको सैल्यूटेशन जो है उसको भी चेंज करना पड़ता है, मिस्टर को मिसेस करना पड़ सकता है, तो या मिस करना पड़ सकता है। तो इसको कहते हैं कि डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब एक कॉलम को चेंज करने के लिए आपको दूसरा लाजमी चेंज करना पड़ता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसको फंक्शनल जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए देखें कि आपने सैल्यूटेशन के लिए एक अलग बना लिया है कॉलम, उसको आप आईडी अलग से पास कर देते हैं, और यहाँ पे आपने यूज़र वाले कॉलम में इसको सैल्यूटेशन आईडी पास कर देते हैं कि इसके लिए 2 है, तो 2 में आपको पता है कि मिस होगा, 1 वाला मिस्टर है, अगर किसी को 3 पास करेंगे तो वो मिसेज होगा। तो इस तरह अगर आप उसके बाद नेम को चेंज भी करें तो आप सैल्यूटेशन आईडी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होती है। ठीक है, बाईस कोड नॉर्मल फॉर्म होती है इसके बाद। ठीक है, और इसमें कैंडिडेट्स की अगर ज़्यादा हों तो इसको ये नॉर्मल फॉर्म इसको हम परफॉर्म करते हैं कि एनामलीज डिफरेंट तरह से आ सकती हैं, अपडेट की अनामली होती है, इंसर्ट की होती है, या डिलीट की अनामली, कोई भी राइज हो तो ये उसके लिए होता है। और उसके बाद ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। तो जो भी नॉर्मल फॉर्म होती है उसके लिए प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट करना पहले लाजमी होता है, उसके बाद अगली नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, तो डिफरेंट कीज़, डेटाबेस में कीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उनके नाम लिखे हुए हैं कि सुपर की होती है, प्राइमरी, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम इसको आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है,
जो प्राइमरी की क्या होती है कि आपके एम्प्लाई आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की है। हर एक टेबल में जो यूनिक होती है, जिससे आप किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई एम्प्लाई आईडी हो तो आप उसकी मदद से उस एम्प्लाई का डाटा ले सकते हो, तो वो प्राइमरी की होती है। ठीक है। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में ये फ़र्क है कि जो जिसको आप डिफाइन कर देते हैं कि ये प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की होती है। अदर की जो प्राइमरी की बनने के काबिल होती है, वो आप उसको भी बना सकते हैं। मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसा कि आपके पास CNIC और यूज़र आईडी, ये दोनों यूनिक हैं। ऑब्वियसली हर बंदे का CNIC डिफरेंट होगा, तो CNIC जो है वाला कॉलम है वो कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है। जबकि आप यूज़र आईडी को प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है। सुपर की क्या होती है कि सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज़ जो किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। इसमें अगर आपके पास जो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, इसमें एम्प्लॉय सीरियल नंबर या एम्प्लॉय नंबर, ये दोनों सुपर की हैं। ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है कि ये कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, कोई भी रो। आपके पास स्टूडेंट ID 2 आ गई है तो आपके पास इस स्टूडेंट का डाटा आ सकता है। ठीक है। तो प्राइमरी की आपकी इसमें स्टूडेंट आईडी है। जबकि रोल नंबर को देखें तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी डिफरेंट ही होता है, हर बंदे का यूनिक होता है। तो रोल नंबर की यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की भी हो सकती है। ठीक है। आप रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, तो ये कैंडिडेट की होगी। अल्टरनेटिव की क्या हो सकती है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, और ये एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम आप बना सकते हैं। आप इसमें ईमेल जो है आपकी अल्टरनेटिव की हो सकती है। कैंडिडेट की का मैंने आपको बताया है कि ईमेल यूनिक हो सकती है, रोल नंबर यूनिक हो सकता है, स्टूडेंट आईडी यूनिक हो सकती है। तो जिस आईडी को आप जिस भी कॉलम को आप कह देते हैं कि ये प्राइमरी की है, वो आपकी प्राइमरी की हो जाती है। उसके अलावा जो कैंडिडेट की होती हैं वो अल्टरनेटिव की उनको हम कह सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट की 3 तरह के यहाँ पे मौजूद हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। उनमें से एक प्राइमरी की होगी, और जिसको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे वो सारी अल्टरनेटिव की हैं। अगर आप चाहें तो अल्टरनेटिव की को भी यूज़ करके आप यूनिकली कोई भी रो ले सकते हैं। फॉरेन की क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर्स वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि यूज़र टेबल में यूज़र की आईडी सेव है, तो ऑर्डर में पूरा ऑर्डर्स वाले टेबल में आप पूरा यूज़र का दोबारा डाटा देने के बजाय सिर्फ यूज़र की आईडी दे देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हर ऑर्डर एक यूज़र से बिलोंग कर रहा होता है। तो यूज़र टेबल में जो यूज़र आईडी होती है, ऑर्डर वाले टेबल में जो यूज़र आईडी होती है, यूज़र वाले टेबल में यूज़र आईडी प्राइमरी की हो गई। वही प्राइमरी की आपने यूज़ की ऑर्डर वाले टेबल में, तो वो उधर फॉरेन की हो जाती है। बाकी आप इसको रीड करें तो आपको ये इसकी जो डेफिनेशन है वो भी पता चल जाएगी। पूरा रिकॉर्ड जो होता है, एक पूरा कॉलम, उसको आइडेंटिफाई के लिए कंपाउंड की होती है। ठीक है। कंपोजिट की क्या होती है कि आप कंबाइन करते हैं दो कॉलम्स को, और उससे आप जो मिसाल तौर पे आप कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी के दोनों को कंबाइन करके एक की बनाते हैं, तो वो आपकी, जैसे कस्टमर ID 1 और ऑर्डर ID 3, 1 और 3 आपकी कंपोजिट की होती हैं। लेकिन इसका इसका ये है कि इससे यूनिक लाजमी नहीं है कि हर बार यूनिक आएगा। एक कस्टमर ID 1 के दो ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है। कस्टमर ID 1 का ऑर्डर नंबर 1 भी हो सकता है, इसी तरह कस्टमर ID नंबर 1 का ऑर्डर नंबर 2 भी हो सकता है। तो इससे यूनिक रिकॉर्ड वापस नहीं आते हमें। सरोगेट की क्या होती है, इसका विच एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ठीक है। तो ये पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक की होती है। ठीक है। इसको बेसिकली जो टेबल का हेडर होता है उसमें डिफ़ाइन होती है। जिस तरह यूज़र आईडी हम डिफ़ाइन करते हैं, वो सरोगेट की हो सकती है। टेबल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आप उस डेफिनेशन को रीड कर लें। और टेबल क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसमें कॉलम्स और रो होते हैं। जो रो होती है वो उसको रिकॉर्ड कहते हैं, और एक कॉलम होते हैं उसको फील्ड कहते हैं। टपल क्या होता है जी, एक पूरी रो जो होती है जिसमें
जैसे यूज़र की आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल वगैरह, वो पूरी रो जो होती है उसको हम टपल कहते हैं। एसक्यूएल क्या होती है? स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट, सर्च, अपडेट और डिलीट वगैरह करने के लिए। और बहुत से दूसरे ऑपरेशंस होते हैं जिस तरह ट्रंकेट है, ड्रॉप है, जॉइंस हैं, ये वो। तो एसक्यूएल के अंदर ये सारी कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने डाटा हैंडल करते हैं। एसक्यूएल की स्टेटमेंट डिफरेंट तरह से हो सकती हैं। डेफिनेशन लैंग्वेजेस होती हैं, मैनिपुलेशन होती हैं, कंट्रोल लैंग्वेजेस होती हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल होती हैं और डाटा क्यूरी लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। डेटाबेस की डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह सेलेक्ट होता है, कमिट होता है। कोई भी ऑपरेशन करने के बाद आप उसको कमिट करते हैं कि ये सेव हो जाए। आप इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, कोई चेंजेस रोल बैक करनी हो और अपडेट कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती हैं, जिससे आप डाटा को स्ट्रक्चर या उसका स्कीमा जो होता है डेटाबेस में, आप कितने कॉलम होंगे, कौन कौन से कॉलम होंगे वगैरह, ये चीज़ डिफाइन करने के लिए आप जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एसक्यूएल होती है और उसके अंदर आपकी जो डिफरेंट कमांड्स डाटा डेफिनेशन के अंडर आती हैं, आप वो यूज़ करते हैं डाटा को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। डाटा मैनिपुलेशन, आप किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ होती है। एसक्यूएल के अंडर ही आती है ये। और इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। डाटा कंट्रोल के लिए आप कहते हैं किसी को ग्रांट करनी हो एक्सेस, कोई रिवोक करना हो, तो ये दोनों जो कमांड्स हैं ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर आती हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन बेसिकली एक स्टेप है जो कंप्लीट होने पे डाटा सेव होता है या डिलीट होता है या अपडेट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज, कोई डाटा भी फेच करना हो हमें डेटाबेस से डाटा लेके आना हो, तो उसके लिए हम डाटा क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स डिफरेंट तरह से हो सकती हैं। क्रिएट टेबल हो सकता है, क्रिएट डेटाबेस हो सकता है। इससे ये क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या स्कीमा को डिफाइन करते हैं। इंसर्ट, उसके बाद आता है डेटाबेस में कोई भी रो इंसर्ट करनी हो पूरी, तो हम उसके लिए इंसर्ट की कमांड यूज़ सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, और आगे टेबल का नेम, और हम ये क्यूरीज पीछे देख चुके हैं। उसके बाद किसी डाटा पहले से एग्जिस्ट करता हो और उसको हमने अपडेट करना हो, चेंज करना हो, तो हम उसके लिए अपडेट वाली क्यूरी यूज़ करते हैं। जैसे अपडेट टेबल का नाम लिखते हैं और आगे उसको सेट लिखते हैं और कॉलम का नाम, उसको वैल्यू जो देनी हो, और आगे वेयर कंडीशन देते हैं। डिलीट क्या करती है, कोई भी रो डिलीट करनी हो तो हम उसके लिए डिलीट की यूज़ करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आगे वेयर कंडीशन दे देते हैं, वेयर के बाद कंडीशन आती है। सेलेक्ट क्या होता है कि हमने डिफरेंट उसको डाटा को सिलेक्ट करना हो, तो हम उसको कंडीशन देते हैं कि ये डाटा सेलेक्ट करो। जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स वेयर, क्लॉज नाम लिखते हैं कि वेयर यूज़र आई डी इज इक्वल टू 5, तो 5 जिसकी आईडी होगी वो डाटा सेलेक्ट हो जाता है। ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं कि डाटाबेस में से डाटा को रिमूव करते हैं या पूरा डाटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको उधर PHP माई एडमिन के अंदर भी दिखाता हूँ इसके बाद। एसक्यूएल के प्रोसेस कैसे हो रहे होते हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन है ये। नो एसक्यूएल होते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज नॉट ओनली एसक्यूएल होता है। ठीक है, उसमें टेबल डिफरेंट डेटाबेस यूज़ हो रहे हैं अभी। जिस तरह आपका जो यूज़ होता है मोंगोडीबी, वो जो है वो नो एसक्यूएल है। ठीक है, उसमें आप नॉट ओनली एसक्यूएल यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में डाटा होता है जिस तरह डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ का, तो वो इस तरह के एसक्यूएल यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक एट्रीब्यूट की दूसरे एट्रीब्यूट पे जो डिपेंडेंस होती है, डिपेंडेंसी उसको कहते हैं, और जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, इससे डिपेंडेंसी का ख्याल रखते हुए हम क्वालिटी ऑफ डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। और डेटाबेस का डिज़ाइन जो है वो इस चीज़ पे मैटर करता है कि इसकी डिपेंडेंसी आपस में, टेबल्स की आपस में क्या है डिपेंडेंसी, उससे हम कह सकते हैं कि ये डेटाबेस डिज़ाइन कितना अच्छा है।
डिफरेंट तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती हैं। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? ये प्रेजेंट करता है डेटाबेस एज कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, डिफरेंट टेबल्स, और इसमें रोज ऑफ टेबल होती हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा वैल्यूज़ हम एक ही टेबल के अंदर डिफरेंट रोज में सेव कर रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसमें प्राइमरी की दी हुई है, डोमेन बताई हुई है, टपल जो एक पूरी रो होती है उसको हम टपल या रो कहते हैं। ठीक है, और जो एक कॉलम होता है उसको हम एट्रीब्यूट या कॉलम कहते हैं। एक किसी एक क्यूरी के अंदर हम दूसरी क्यूरी लगाएं तो हम इसको सब क्यूरी कहते हैं। तो हम कभी ऐसे कह रहे होते हैं कि ये क्यूरी चलाओ, और जब ये इतनी चल जाए तो इस क्यूरी के अंदर ये क्यूरी चलाओ, और फिर जो उसका रिस्पांस वापस आता है वो हम पहली क्यूरी को वापस करके क्यूरी को कंप्लीट करते हैं। तो सब क्यूरी ऐसी होती है, जो इंटरनल क्यूरी होती है हम उसको सब क्यूरी कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं गूगल पे। 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनल स्कीमा होता है, कंसेप्चुअल होता है, और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इसमें 3 लेवल आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा DBMS के अंदर, CS403 के अंदर। तो एक्सटर्नल जो होता है वो क्लाइंट बेस्ड होता है। ठीक है, जो व्यू कर रहा होता है। कंसेप्चुअल जो होता है सर्वर होता है जो, और जो इंटरनल होता है वो डेटाबेस जैसे फिजिकल जहाँ पे डाटा स्टोर और होता है उसको हम इंटरनल लेवल कहते हैं। ज्वाइंस डिफरेंट तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैंने बताया कि एक टेबल यूज़र्स है, एक टेबल ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर्स वाले टेबल में बजाय इसके कि पूरा यूज़र का डाटा लिखें, वहाँ पे सिर्फ यूज़र की आईडी दे दें जो कि फ़ॉरेन की होगी। तो हम यूज़र्स और ऑर्डर्स टेबल दोनों को ज्वाइन करके हम गेट कर सकते हैं कि हम ये ऑर्डर किस यूज़र का है। हम डिटेल सारी शो कर सकते हैं कि ऑर्डर को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो ऑर्डर के साथ हम यूज़र की डिटेल भी प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह से ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन होता है, लेफ़्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, वगैरह वगैरह। इन ज्वाइंस को भी हम मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वाइंस बेसिकली ये डिपेंड ऑन कंडीशन होते हैं कि आपको किस तरह का ज्वाइन यूज़ करना है, कौन से टेबल में कौन सा डाटा ले रहे हैं, वगैरह वगैरह इसके लिए। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ कीज़ के बारे में। इसके लिए डेटाबेस ओपन कर लेते हैं हम, और अच्छा इस टेबल में हम देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने इस डेटाबेस में यूज़र टेबल में देखें कि यूज़र आईडी ये इधर क्या है, प्राइमरी की हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, तो ऑर्डर्स वाले टेबल में अगर देखें, इधर देखें 1 4 6 7 8 हैं। ठीक है, ऑर्डर्स वाले टेबल में हम कस्टमर आईडी सेव करते हैं 7 और 4। यहाँ पे हमने 7 नंबर जो यूज़र आईडी है उसको हमने कंप्लीट नहीं कहा कि उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हमने सिर्फ उसको आईडी पास की। यहाँ पे ये फॉरेन की है, जो यूज़र वाले टेबल में यूज़र आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी फॉरेन की है। इसका नाम हम यूज़र आईडी भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह रेटिंग वाले टेबल में अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें भी हम ऑर्डर आईडी जो है ये फॉरेन की है, जबकि ऑर्डर्स हर ऑर्डर के अगेंस्ट रेटिंग होती है। तो हम इसको जो रेटिंग आईडी है वो प्राइमरी की है, जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे ऑर्डर वाले टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, जबकि रेटिंग वाले टेबल में ऑर्डर आईडी फॉरेन की है। ठीक है, इस तरह कस्टमर आईडी भी। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं कि आप न्यू पे जाते हैं यहाँ पे टेबल का नाम आप देते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जो भी आईडी रखनी हो आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि ये यूनिक रहे। उसके बाद आप इसके जितने कॉलम बनाने होते हैं आप कॉलम बनाते हैं, और इसका कॉन्टेक्ट तीसरा हम बना लेते हैं। ये इंटीजर टाइप का होगा, मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, 10 भी बहुत है। एड्रेस ये वेरिएबल करेक्टर हो सकता है, ये टेक्स्ट हो सकता है। इस तरह नेम भी वेरिएबल करेक्टर या टेक्स्ट हो सकता है। आप इसको सेव करेंगे तो ये एक टेबल बन जाता है। आपका ये टेबल बना है। आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि
देखें आईडी जो है वो प्राइमरी की है और बाकी इसकी जो हमने कॉलम बनाए हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हों आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को गुड लक वाइवा के लिए, अच्छे से परफॉर्म करें। और लाजमी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हों, और आपको जो क्वेश्चन ना आता हो आप उसके लिए अपनी ट्राई आपने करनी है कि आपको जितना आता है आप उसको कन्वे करें सर को, और जो क्वेश्चन ना आता हो आप बिल्कुल, आपका माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो तो आप उसके लिए सॉरी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली वाइवा आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो लर्निंग है उसको चेक करने के लिए होता है, तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करें। और जो चीज़ें आप परफॉर्म करने का कोड के अंदर कह रहे होते हैं, कोई लिखने का कह रहे होते हैं, तो जो नहीं आ रहा उसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आता। अपनी तरफ से आपका जितना नॉलेज है उसको लाजमी आप परफॉर्म करें, ताकि बिल्कुल ऐसे ना शो हो, ऐसे ना डिपिक्ट हो कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो अपनी तरफ से कोशिश लाजमी करनी है, जो आ रहा है जो नहीं आ रहा आप उसको जितना हो सके उतना अच्छे से परफॉर्म करें। और बाकी को क्वेश्चंस वगैरह के लिए वेलकम।